तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम कृषि जगत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना कार्यक्रम, जो कि काफ़ी लोकप्रिय भी है, और इसमें लगातार आपको नई नई जानकारी हम देते हैं, वो भी अलग अलग भाग के जरिए। आज खासतौर से अगर कार्यक्रम की हम बात करते हैं विज्ञान और किसान में, आपको हम बताएंगे कैसे बिना मिट्टी की खेती की जाती है और उस तकनीक को क्या कहा जाता है। साथ ही आपकी मुलाकात कराएंगे सफल प्रगतिशील किसान से, जिनका चयन किया गया है पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी। और साथ ही आज आपको हम बताएंगे कैसे जो हमारे नींबू वर्गीय फल हैं या फसलें हम जो लगाते हैं, वहाँ पर इस मौसम में किस तरह की देखरेख की, किस तरह के प्रबंधन की आपको आवश्यकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले भाग विज्ञान और किसान पर। किसान बहनों भाइयों, विज्ञान और किसान भाग में लगातार आपको हम बताते हैं खेती की नई नई तकनीकों के बारे में। लेकिन साथ ही खेती की अगर बात की जाए तो चुनौती हमारे सामने है, जो जोत है वो छोटी होती जा रही है, और ऐसे में जो असर है पशुपालन क्षेत्र पर भी पड़ता है, क्योंकि आवश्यकता रहती है हरे चारे की पशुओं के पोषण के लिए भी। लेकिन इसलिए हम कह सकते हैं अलग अलग तकनीक हमारे पास हैं, और उसी में अगर हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक तकनीक की, जो कि बिना मिट्टी के खेती करने की तकनीक है। इसके ज़रिए अगर हम चाहें तो हरे चारे की भी खेती कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कैसे संभव हो सकता है कि बिना मिट्टी के हम जो हरा चारा है उसको उपजा सकें, लेकिन अब ये भी संभव हो चला है। किस तरीके से हाइड्रोपोनिक तकनीक के ज़रिए हम हरे चारे की खेती कर सकते हैं और पशु पोषण की अगर बात की जाए इसको सुनिश्चित कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हाइड्रोपोनिक ऐसी तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के सिर्फ पानी की मदद से फसलें उपजाई जाती हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक से चारा उगाने के लिए आपको एक ग्रीन हाउस संरचना बनानी होगी। इस तरह उत्पादित चारे को हाइड्रोपोनिक चारा या अंकुरित हरा चारा कहा जाता है। इस विधि में मक्का के अंकुरित बीज से हाइड्रोपोनिक ट्रे में केवल पानी का छिड़काव करके हरा चारा उपजाया जा सकता है, वो भी हर 9 से 12 दिनों के अंतराल पर। पहले ये माना जाता था कि हाइड्रोपोनिक चारा सिर्फ महंगे और हाईटेक ग्रीन हाउस में ही पैदा किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक अब स्थानीय सामग्री से कम लागत वाली संरचना बनाने में कामयाब हो गए हैं। हाईटेक ग्रीन हाउस एकदम उन्नत और पूरी तरह स्वचालित होते हैं। ये उपकरण न सिर्फ महंगा है, बल्कि इसे संचालित करने के लिए अधिक बिजली की भी जरूरत होती है। इसमें सेंसर लगे होते हैं जिनका काम पानी, प्रकाश, तापमान और नमी को नियंत्रित करना है। जल संरक्षण के लिए इसके अंदर पानी की टंकी और पंप की सुविधा होती है। उपयोग किया गया पानी इसमें इकट्ठा किया जाता है और बाद में उसे दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। कम लागत वाले ग्रीन हाउस बांस, लकड़ी, लोहे के पाइप या पीवीसी पाइप जैसी सामग्री से तैयार किए जाते हैं। ट्रे स्टैंड बनाने के लिए पीवीसी या बांस उपयोग में लाया जाता है। ये पूरी व्यवस्था हरे कपड़े से ढकी होती है। चारा उगाने के लिए साफ, ठोस, बिना कटे फटे जीवित बीज लें। बीज शोधित किया हुआ नहीं होना चाहिए। धूप में सुखाने के बाद बीज को पानी के अंदर हाथ से रगड़कर साफ कर लें। इसके बाद बीजों को पानी से भरी बाल्टी में डालें। तैरने वाले बीजों को छांटकर अलग कर लें। बाल्टी में 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालें। इसके बाद जूट के साफ बोरे में भरकर अंकुरण के लिए रख दें। जिस जगह बोरा रखा हो वो जगह गर्म हो और वहाँ सफाई हो, साथ ही अंधेरा भी होना चाहिए। अंकुरित बीजों को ट्रे में रख दें। 3 वर्ग फुट की ट्रे में 800 से 1000 ग्राम बीज का उपयोग करें और ट्रे को ग्रीन हाउस संरचना में स्थानांतरित कर दें।
9 से 12 दिनों में पशुओं के लिए बेहतरीन हरा चारा उपलब्ध हो जाएगा। खाली ट्रे को साफ करके अगले चक्र के लिए तैयार कर दें। इस तरह पशुओं को साल भर हरा चारा मिलता रहेगा। तो देखा आपने, बिना मिट्टी के खेती करना भी अब संभव हो चला है और आवश्यक है पशु पोषण के लिए भी। उसी लिहाज से अगर बात की जाए इस माह यानी जुलाई की, तो हरे चारे को देखते हुए किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होता है जिससे हमारे जो पशु की सेहत है वो ठीक रहे। और पशु पोषण के लिए काफ़ी अहम होता है हरा चारा, उसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छी उपज लेके अपने पशु की सेहत को, उनके स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। आइए इसके लिए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारत में पशुओं को पोषण प्रदान करने में हरे चारे का बहुत महत्व है। जुलाई माह में नेपियर घास, ज्वार, ग्वार की फली, लोबिया, मक्का और बाजरा की बुआई का कार्य करें। हरे चारे के रूप में ज्वार की उन्नत किस्में बोकर 200 क्विंटल तक हरा चारा और 6 क्विंटल तक बीज की उपज ले सकते हैं। ग्वार और लोबिया की चारा किस्में और संकर हाथी घास की नेपियर बाजरा संकर 21 की बुआई मानसून की शुरुआत में करें। इन चारा फसलों की सिर्फ एक बार बुआई से ही 3 से 4 वर्ष तक पशुओं के लिए हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। पहली बुआई के करीब 50 से 60 दिनों बाद कटाई का कार्य करें और कटाई के हर 25 से 30 दिन बाद लगातार उपज लें। हरे चारे के तौर पर बरसीम, रिचका, जई यानी जौ और शहतूत का प्रयोग भी कर सकते हैं। मानसून के चलते जुलाई माह हरे चारे की बुआई के लिए सबसे अनुकूल समय है। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुआई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में आपकी मुलाकात हम कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से। आज आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं 105 वर्ष की एक महिला किसान से जिनका नाम है पपम्मल।
इन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ना सिर्फ अपनी छोटी उम्र से ही खेती में अलग अलग सुधार कार्य भी किए और शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो एक कोशिश इनकी रही कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र जो है, खेती जो है, उसमें बदलाव हम ला सकते हैं जैविक खेती के ज़रिए। और इन्हीं प्रयासों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से वर्ष 2021 के लिए इनका चयन किया गया पद्मश्री पुरस्कार के लिए भी। कैसी रही इनकी कामयाबी की ये दास्तां, कैसा रहा अभी तक खेती में इनका सफ़र, आइए डालते हैं इस पर नज़र। पपम्मल 105 वर्षीय तमिलनाडु के रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान है। पपम्मल अपने उम्र की अपने क्षेत्र की एकमात्र अकेली किसान है जो कि जैविक खेती करती हैं। पपम्मल कृषि के क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती हैं। उनके पास 2.5 एकड़ खेत हैं जिसमें वो प्रतिदिन खेती करती हैं। साथ ही ये तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई हैं। पपम्मल जैविक खेती के प्रति बेहद जागरूक हैं। साथ ही इसे बढ़ावा देने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। इनकी जैविक खेती के प्रति रुझान और जैविक खेती को बढ़ावा देने में किए गए सफल प्रयासों को देखते हुए वर्ष 2021 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। पपम्मल का जन्म 1914 में देवलपुरम गांव के विल्लामल और मरुतचला मुदलियार के यहाँ हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया था। विरासत में उन्हें एक दुकान मिली जिससे शुरुआत में इन्होंने व्यवसाय किया। उससे जो भी मुनाफा हुआ उससे इन्होंने गांव में लगभग 10 एकड़ जमीन खरीदी और तभी से खेती करना शुरू कर दिया। पपम्मल इस खेत में बाजरा, दलहन और सब्जियों की खेती करती थी। जैविक खेती में पपम्मल शुरुआत से ही गहरी रुचि रखती थी। साथ ही जैविक खेती के विकास के लिए कृषि संस्थानों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में बड़ी ही उत्सुकता से शामिल होती थी। अपने जीवन के शुरुआती दौर में भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रही थी। वर्ष 1959 में पपम्मल थेक्कमपट्टी पंचायत की पार्षद चुनी गई। कर्मादाई पंचायत संघ में पार्षद के रूप में भी इनका चुनाव हुआ। पपम्मल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की सदस्यता भी रखती हैं। पपम्मल का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल की जा सकती है। इन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को भी जैविक खेती में बढ़ चढ़कर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। 105 वर्षीय पपम्मल जैसी सफल महिला किसान खेती से जुड़े सभी प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कृषि क्षेत्र में जब विकास की बात कही जाती है तो इसमें सहकारिता का एक बहुत बड़ा योगदान हमें नज़र आता है और उसी योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया, जिससे और ज़्यादा इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि जब कृषि या किसानों के कल्याण की बात कही जाती है तो सहकारिता काफ़ी अहम हो जाती है, या कह सकते हैं कि शीर्ष पर हमें नज़र आती है। और इस खासतौर से जो नया मंत्रालय बनाया गया है, इसका कितना फ़ायदा किसानों को मिल सकेगा, या सहकारिता से जुड़कर जो किसान हैं कृषि क्षेत्र को और कितनी मजबूती दे सकेंगे, कैसे इसके ज़रिए आत्मनिर्भरता आ सकेगी, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं नेफेड के प्रबंध निदेशक श्री संजीव चड्ढा जी। कृषि में सहकारिता का क्या महत्व है?
किसान इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं और सहकारिता को लेकर के देश भर में क्या कुछ चल रहा है, इसके संबंध में बात करने के लिए नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा जी हैं। सर, अगर हमें बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो इसमें सर किसान और देश भर की अगर किसान है किस तरह से जुड़ते हैं, क्या सर इसकी स्थिति है? देखिए, भारत में 70% से ज़्यादा जो किसान हैं वो छोटे हैं, जिनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। तो उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अकेले में अपना एग्रीकल्चर करके अगर अपने प्रोड्यूस को मार्केट में ला के बेच सकें। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे किसान हैं मिल के जब काम करते हैं तो वो 2-3 प्रारूप में काम करते हैं। एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या एफपीओ है। तो सोसाइटीज़ जो है हमारे देश में 100 साल से ज़्यादा से हम देख रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जो छोटे किसान हैं उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक बहुत ही अच्छा फोरम है जहाँ पे वो अपनी खेती मिल के कर सकते हैं, उनके इनपुट्स ठीक से ले सकते हैं और जो एक्सेस टू उनके लिए जो इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस जो लेनी है उन्होंने, वो उनको एक साथ मिल सकती है। उसके बाद जो प्रोड्यूस है उसका वैल्यूएशन करना है, मार्केट लेके जाना है और गवर्नमेंट की स्कीम्स को कैसे अवेल करना है। तो छोटे किसान के लिए अगर आप देखोगे तो सोसाइटीज़ जो हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, दे एक्ट एज ए ब्रिज। वो एक ब्रिज हैं फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में। तो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स कैसे एक छोटा किसान लाभ ले सकता है वो सोसाइटी के माध्यम से कर सकता है। जी सर, जैसे आपने बताया कि छोटा किसान है वो सरकार के स्कीम्स को फ़ायदा ले सकता है, लेकिन सर छोटा किसान होता है उसको बहुत कुछ ये मालूम नहीं होता है कि हमें किस सोसाइटी से जुड़े, किस सोसाइटी से नहीं जुड़े। जैसे अभी एफपीओ की भी बात हो रही है, तो एफपीओ के बारे में भी अभी बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। ख़ासतौर से अगर हम छोटे किसान रिमोट एरिया की बात करते हैं तो ठीक इसी तरह से सर कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव के भी बारे में छोटे से किसान नहीं जानना चाहता है। तो सर क्या आप किसान को एक बता सकते कि हाँ छोटे किसान आप हैं तो आप किस तरह से जुड़ सकते हैं? देखिए, जैसे नेफेड एक संस्था है, हमारे 1000 से ज़्यादा हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे मेंबर हैं। तो देश भर में अगर आप देखेंगे 10 लाख के आसपास हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट तरह की हैं। उसमें एग्रीकल्चर की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो छोटा किसान जो है अपने गांव में, अपनी पंचायत में उनके पैक्स हैं, तो पैक्स के माध्यम से वो अपनी सोसाइटीज़ जो है उसके मेंबर बन सकते हैं और गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, इनपुट हो जिसमें उनको खाद मिलता है, बीज मिलता है या कोऑपरेटिव बैंक से लोन मिलना है, तो वो सारी सुविधाएं जो है छोटा किसान अपने पंचायत में ही जो उनकी पैक्स है उसके माध्यम से ले सकता है। अदरवाइज़ हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, नेफेड की सोसाइटीज़ हैं, दूसरी संस्थाएं हैं जो उनकी सोसाइटीज़ है, उसको भी ज्वाइन कर सकता है एट ए टाइम। सर इसमें कुछ प्राथमिक सहकारिता है, फिर उसके बाद में जिला लेवल के है और फिर स्टेट लेवल के है। सर ये तीनों बेसिकली क्या है और तीनों में किसानों को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो पंचायत लेवल पे हैं, फिर ज़िला लेवल पे हैं। उसके बाद स्टेट में अगर आप देखते हैं कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होते हैं जो सारी सोसाइटीज़ को रजिस्टर करते हैं और स्टेट लेवल पे हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फेडरेशन होती है। तो हर स्टेट में एक फेडरेशन है और सारी सोसाइटीज़ जो उस फेडरेशन की मेंबर होती है और कोऑपरेटिव जो रजिस्ट्रार होते हैं वो उनको रेगुलेट करते हैं। जो उनका स्टेट का कोऑपरेटिव एक्ट है या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ CRCS है जो उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये ढांचा जो है पूरे देश में है। और अगर आप नेशनल लेवल में देखेंगे तो एपेक्स लेवल में नेफेड जैसी संस्थाएं हैं जो टॉप लेवल पे हैं। तो कोई भी राज्य स्तर की इकाई हमारी नेफेड की मेंबरशिप ले सकती है। तो आज की डेट में सारी जितनी स्टेट्स हैं सब ने मेंबरशिप हमारी ली हुई है। तो किसान अगर डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जुड़ा है या डिस्ट्रिक्ट में जुड़ा है वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा है जो नेटवर्क है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे अगर आप तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सर ये ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से अभी आपने बताया कि पैक्स है वहाँ पर उनके माध्यम से चाहे धान की बिक्री है, गेहूं की बिक्री है, तो ठीक है, क्या इसी तरह से उनको सारे फाइनेंशियल कुछ असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ता है तो क्या ये अवेलेबल हो सकता है? देखिए, जो छोटी सोसाइटीज़ हैं उनके लिए कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं वो उनको लोन देते हैं इंटरेस्ट
बहुत ही कम इंटरेस्ट पे देते हैं, इंटरेस्ट फ्री भी देते हैं। तो आज की डेट में कोई भी सोसाइटी अगर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लोन लेती है तो उसको अपनी कोलेटरल या क्रेडिट गारंटी नहीं देनी है, वो क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट देती है उस प्रोजेक्ट के लिए। अगर किसी सोसाइटी को गोडाउन अपना लगाना है तो गोडाउन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से फंडिंग करा सकते हैं और उसका जो जितना भी कोलेटरल होगा वो उनको गवर्नमेंट देगी और मॉर्गेज कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है जो अभी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो अनाउंस किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का, तो उसमें छोटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो सब इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें 2 करोड़ तक की राशि उनको सैंक्शन हो सकती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट का सबवेंशन जो है 3% का है और 4 साल 5 साल के बाद EMI देनी है। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसको हमारी छोटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकती हैं। और अल्टीमेट हमारा एम यह है कि FPOs और सोसाइटीज़ जो मिल के फार्म गेट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ताकि किसान को जब कुछ खरीदना है या बेचना है उसके लिए दूर ना जाना पड़े, अपने गांव में अपनी पंचायत में वो कर सकें। और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए इस पर डालते हैं नजर हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की यात्रा में एक नया आयाम आज जुड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का हमेशा से इस बात पर बल रहा है कि देश का विकास हो, किसान की आमदनी दोगुनी हो और देश की कृषि आगे बढ़े। काम सारे होने चाहिए लेकिन पारदर्शिता के साथ होना चाहिए और पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना और लाभ पहुंचना चाहिए। इस दृष्टि से आपने अनुभव किया होगा कि PM किसान सम्मान निधि एक भारत सरकार का बाहर कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आरंभ हुआ। आज देश के लगभग 11 करोड़ से अधिक किसान उससे जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को सीधा उनके अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है, उसके माध्यम से भी कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स हैं उनको भरने की एक सफलतम कोशिश की जा रही है। किसान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव में चाहिए वो उसको उपलब्ध हो, उसका वो उपयोग कर सके और फसल के उपरांत जो नुकसान उसको प्रतिवर्ष भुगतना पड़ता है उससे उसे बचाया जा सके। ऐसे अनेक कार्यक्रम भारत सरकार कृषि मंत्रालय की ओर से ले रही है। उन सब कामों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए सरकार का अपना अमला भी है और कुछ IT के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं, उनके साथ भी मंत्रालय ने MOU किया है। उन सब के साथ मिलकर हम लोग काम करें और इन सारे कार्यक्रमों को सफलता प्रदान करें और ये सब कार्यक्रम किसान के पास आसानी से पहुंच सकें और जो डेटा है उस डेटा को हम संकलित करके उसका विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकें। और वो जब एक बार डेटा मंत्रालय के पास आ गया तो किसी भी प्रकार की जो योजना चल रही है उससे उसको लिंक किया जा सके, उसका उपयोग किया जा सके। दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर हम कैसे काम कर सकते हैं, इस सब दृष्टियों से काम करने के लिए निश्चित रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऑफिस की आवश्यकता थी, क्योंकि कृषि मंत्रालय में स्थान की कमी है। इसलिए ये नया ऑफिस आज प्रारंभ किया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि विवेक अग्रवाल जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो इस काम को देखते हैं। संजय अग्रवाल जी हमारे सचिव हैं, उनके नेतृत्व में सारा कामकाज
आकार ले रहा है, यह सफल हो इसके लिए मेरी और हमारे राज्य मंत्री कैलाश जी, शोभा जी, इन सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखा आपने, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, कितना फ़ायदा किस तरीके से किसानों को मिल सकता है। इसी कड़ी में अगर बात हम करते हैं मोबाइल ऐप्स की, जिसके ज़रिए अब किसानों को और ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है। खासतौर से प्रबंधन कार्य की भी अगर बात की जाए तो किसान इसके ज़रिए प्रबंधन कार्य बहुत ही सहज ढंग से कर लेते हैं। आज खासतौर से हम बात कर रहे हैं मोबाइल ऐप में हर्बल किसान मोबाइल ऐप के बारे में, जिसके चलते किसान औषधीय पौधों के जो गुण हैं वो अच्छे से समझते हैं, उनकी खेती कैसे करनी है ये बेहतर तरीके से जानते हैं और किस तरह का प्रबंधन वो अपना सकते हैं, सारी जानकारी उनको इस मोबाइल ऐप में मिलती है। क्या है और कुछ खास इस मोबाइल ऐप में, आइए देखते हैं। हर्बल किसान ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के औषधीय एवं संगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऐप औषधीय और सुगंधित फसलों की नई उत्पादन तकनीकों की जानकारी प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए किसान और उद्यमी औषधीय फसल की किस्में, मौसम, बाजार मूल्य, हर्बल खेती करने की उन्नत तकनीक आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप एलोवेरा, काली मिर्च, तुलसी के अलावा कई औषधीय फसलों से संबंधित अहम जानकारी प्रदान करता है। किसान भाई चाहें तो ऐप के जरिए औषधीय फसल की खेती के लिए विशेषज्ञों से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा औषधीय पौधों की खेती करने की तकनीक वीडियो के जरिए भी जान सकते हैं। आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हम बता दें, कृषि दर्शन कार्यक्रम आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर कभी भी कहीं भी कृषि दर्शन के जो पहले से प्रसारित कार्यक्रम है वो आप अब YouTube के माध्यम से देख सकेंगे। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी ईमेल्स और आपके जो पत्र हमारे पास आएंगे। साथ ही कृषि संबंधित नई नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।